आप घृणा की राजनीति करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। अरे भाई, अगर सच्चाई बयान करना हेट स्पीच है तो फिर मैं क्या घृणा की राजनीति करते हैं। अरे अब ये तो हमारे विरोधियों के एक साजिश है बस। मैं खड़े होकर तो क्या चमचागिरी करूं, क्या इनकी तारीफ में पुल बांधते जाऊं कि अखिलेश ऐसा थे, अखिलेश फुला थे या वो थे। अरे नहीं भाई, और अगर कोई काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया किसी ने, ये आपकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी, जो आपने नहीं की। तो अब मैं सच्चाई को बयान करता हूं। इन लोगों को आदत क्या है कि ये सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि लखनऊ के नए बादशाह हैं, दिल्ली के बादशाह मोदी हैं, ये लखनऊ के बादशाह हैं। तो बादशाह सलामत का मामला है कि दरबारियों को बिठाकर वो सिर्फ अपने कान में सुनना चाहते हैं कि भाई तारीफ करो, बस तारीफ करते हो, सुनते जाओ। तो अब इनको कोई कह रहा है कि नहीं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा, तुम पे तनकीद करूंगा, तो चरागपा हो जाते हैं कि भाई ये कौन आ गया हम पे तनकीद करने वाला। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये 2017 है, वो ये 1990 नहीं है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटीज असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा क्यों करे पॉलिटिकली? आपके पास ऐसा क्या है? असदुद्दीन ओवैसी, आपकी ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी है कि लोग आप पर बिलीव करें? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्यों बिलीव करें? हरगिज मुझ पर भरोसा मत करिए, अपने आप पर एक बार भरोसा करिए, अपनी जमीर की आवाज पर कोई फैसला करिए, और बीजेपी के डर से या समाजवादी के खौफ से या उनका अपॉर्चुनिटी से अपना वोट मत दीजिए। आप एक खुलकर फैसला करिए। ओवैसी के से 56 आएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर आप ये भी देख लीजिए कि जब यहां पर इतने बड़े बड़े काम होते हैं तो ओल्ड लखनऊ में क्या हाल बना के रखा है, क्या हाल बना के? पुराने लखनऊ को चमन कर दिया। अरे कहाँ चमन, कहाँ का चमन? कभी चाहिए आप हमारे साथ टीवी कैमरा दे दीजिए, ले जाके दिखाएंगे आपको वही खुली नालियां, वही गंदगी, वही गुर्बत, वही इफलास। ये बात करी, कहते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई। अरे भाई साहब, नेशनल हाईवे कहता है कि 1 किलोमीटर का कॉस्ट 11 करोड़, आप 44 करोड़ में 1 किलोमीटर बनाए। ये निकलेगा ना, आज नहीं कल तो निकलेगी बातचीत। ये आप सैफाई में जैसा चीफ मिनिस्टर बनते, आप 12 किलोमीटर को 4 ट्रैक बनाए थे, 70% उसमें रेट बढ़ जाता उसमें। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है 3 तलाक का, और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव में उसको इशू बनाया है। मैं इस पर आपकी जाती राय जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 3 तलाक का उत्तर प्रदेश मुस्लिम महिलाओं को उनका हित दिलाना चाहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई, एक मुस्लिम महिला को टिकट दिए थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबसे बड़ी चीज है ना। आप एक नहीं 10 को दे देते, बोले कि हमने 10 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है, कामयाब करिए। आप रीटा बहुगुणा की जगह के मुसलमान को दे देते। पर सोसाइटी में अगर उनको हक और हुकूक दिलाना चाहते हैं, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही इस जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज है। जैसा कि कांशीराम ने कहा था कि हर ताले की चाबी जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, आप दे दीजिए। आप बहुत प्रेरित हैं कांशीराम से, प्रेरणा स्रोत मानते हैं उनको? मैं उनकी मेहनत को, उनकी कुर्बानियों को सलाम करता हूँ। वो एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी जिंदगी को लगा दी अपने समाज के लिए और बेलौस होकर काम किया। मगर बीजेपी अगर हक दिलाना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। ये तो प्रोग्रेसिव थॉट है। ठीक है, नजीब की माँ को हक दिला दीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर के घर से 6 किलोमीटर फासले जेएनयू है, 3 महीने से नजीब गायब है, बदायूं का बच्चा। आप जकिया जाफरी को इंसाफ दिला दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप नहीं दिलाएंगे क्योंकि वहां पर आपको तकलीफ हो जाती है। ट्रिपल तलाक, अच्छा ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक के बारे में क्या मालूम आपको? क्या आपको हनफी फिक़्ह के बारे में मालूम? क्या आपको फतावे आलमगीरिया के बारे में मालूम? क्या आपको हिदाया किताब में क्या लिखा है उसके बारे में मालूम? अरे भाई, आपको क्या मालूम? आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुस्लिम एम्पावरमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम किया? पर 3 तलाक के मुद्दे पर तो बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं नहीं, जहां पर आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ लीजिए, अल अजहर यूनिवर्सिटी ने कहा कि 3 तलाक से तलाक हो जाती है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो दूसरे कंट्रीज में क्या हुआ? भाई, अगर मैं ये कहूं कि दूसरे कंट्रीज में ये हो रहा है, तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है। और जो रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, अजीब और गरीब, वो कहते हैं कि 2 शादी कहीं कंट्री नहीं करता, सिवाय टर्की को छोड़कर तमाम सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज में 2 शादी कर सकते। तीसरी बात यह है कि अगर आप डिवोर्स की बात कर रहे तो रख दीजिए परसेंटेज पूरे हिंदुस्तान के सामने। 2011 के सेंसस में आ गया है कि मुसलमानों में कितना डिवोर्स है और दूसरे कम्युनिटीज में कितना है, आप रख दीजिए।
आप वो भी तो नहीं रखना आपके चाहते। मुताबिक उन मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ 3 तलाक बोल देने से तलाक हो जाना चाहिए? देखिए, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और बीजेपी दिला रही है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नहीं आपको दिलाएगी। तो सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी नहीं दिला सकती। बीजेपी की आइडियोलॉजी में वो सोच ही नहीं है। बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल क्रीचर है। बीजेपी अपने उस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं निकल सकती। अब रहा सवाल 3 तलाक का, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रिकंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन की कोशिश नहीं होती उस वक्त तक तलाक नहीं होता। वो ऑलरेडी लेड लॉ है, तो उस लेड लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसे ये बात साबित कर सकते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी, जबकि आप देखिए कि जितनी भी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज हैं गल्फ की, हाँ। प्रधानमंत्री ने सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। अभी आपने देखा चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, देखिए सबके साथ जो रिश्ते इस वक्त हैं, मुझे लगता है पिछले 20 साल में वैसे रिश्ते नहीं रहे होंगे। आप फिर यही तो प्रॉब्लम है। आप जो विजिबल है वो देखिए ना। सुनिए, हिंदुस्तान के मुसलमान को दूसरे मुस्लिम कंट्री से क्या करना है? मुझे भारत से मतलब है, मुझे अपने मुल्क से मतलब है। मुझे ईरान से क्या करना है? मुझे सऊदी अरब से क्या मैंने करना तो है? रेफरेंस दिया है। नहीं, और एज अ फॉरेन पॉलिसी, हम फॉरेन पॉलिसी में पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना, मैं मानता हूं इस बात को। प्रधानमंत्री गए सऊदी अरब को, बहुत अच्छा है। वहां पर 40-50 लाख हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। मगर ये कहना कि यहाँ के मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो देश के लिए कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैं उस बात को मानता हूँ। हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे होने चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा तो फिर मुझे पाकिस्तान आप पर आरोप है कि आप कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए 3 तलाक के मुद्दे पर आप की राय जुदा है। नहीं, देखिए, कट्टरपंथ का इजाफा नहीं करना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि हनफी फिक्ह में क्या लिखा हुआ है जूरिस्प्रूडेंस में, और वो बात लिखी गई है। और खुद इस्लामिक स्कॉलर्स ने बात कही है कि अगर तलाक देने का ये सही तरीका नहीं है किसी औरत को, ये गलत है, ये सर मत दीजिए, बड़ों को बिठाइए, उसको रिकंसिलिएशन की कोशिश पूरा करिए। मगर अगर इसी को आप मसला बनाएंगे तो क्या मुसलमान औरतों का दूसरे मसले नहीं है? स्कूल का मसला नहीं है, उनके सिक्योरिटी का मसला नहीं है, उनके हायर एजुकेशन आप का भी तो मसला नहीं है? बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट पाना चाहते हैं। अरे- आपके पास कौन सा प्रोग्रेसिव थॉट है? अरे भाई- आपके पास कौन सी प्रोग्रेसिव विचारधारा है? आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जो दूसरे दलों ने की। ठीक है, मेरी राजनीति ये है कि मैं जो शुरू में आपसे कहा कि संविधान में जो हमको राइट्स दिए गए, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 21 हो, 29 हो, 30 हो, 350A हो, ये हमको चाहिए। और जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो यकीनन एजुकेशन का मामला तय होगा, कल्चर का प्रोटेक्शन होगा, स्कूल खोले जाएंगे, राइट टू लाइफ होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो जब ये सब कुछ आप चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने बता दीजिए, चलिए आप। नहीं, अगर देश में नहीं, एक तरह के नहीं, सुनिए, एक तरह का नहीं, सुनिए, एक तरह का कानून, एक तरह के रूल्स सभी के लिए हो, वो मेरे लिए भी हो, आपके लिए भी हो, दूसरों के लिए हो, उस पर आपकी ना इत्तेफाकी क्यों है? यूनिफॉर्म इसका ड्राफ्ट आने दीजिए, मैं बताऊंगा कि वो क्या चाहते अरे, हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफाइन कर सकेंगे, ना कॉमन सिविल कोड को डिफाइन कर सकेंगे। और इसका एक ड्राफ्ट आने दीजिए ना, अरे, जनता के बीच आने दीजिए। कोई ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, इसका एक ड्राफ्ट आने अरे दीजिए। कोई ड्राफ्ट नहीं आएगा। तीसरी बात सुनिए, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स क्यों दे रहे हैं? क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ? मुसलमानों को भी दीजिए आप, चलिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ आप हिंदूज को दे रहे हैं, मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे हैं? और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल प्रोटेक्शन राइट्स दिया है नागास को और मीजो को। मोदी सरकार ने नागा से फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, 1.5 साल हो गया, अब तक उसको मीडिया को नहीं देते। तो एक ड्राफ्ट आने दीजिए ना कॉमन सिविल कोड का। कोई ड्राफ्ट- हो सकता है कि ये सारे इश्यूज एड्रेस किए गए हों उसमें। कोई ड्राफ्ट नहीं आएगा। हमारे मुल्क में स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, क्यों है वो? आप जाइए, शादी करिए, उससे कौन रोक रहा है आपको? इंडियन सक्सेशन एक्ट है, करिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, करिए। आप, कौन रोक रहा है आपको? आप देखिए, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसमें बेपनाह बेशुमार मजाहिब के मानने वाले हैं, हजारों कल्चर्स हैं। ये मुल्क दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो हमारा देश है। अगर आप यहां पर एक लॉ करेंगे, एक कल्चर करेंगे, एक जबान करेंगे, याद रखिए हिंदुस्तान कबूल नहीं करेगा इसको। मिसाल के तौर पर जली कुट्टा की मिसाल ले लीजिए। मोदी सरकार को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, झक मराकर रातों रात नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, वरना मरीना बीच में तो वहां बीच की जगह आग लग जाती। जली कुट्टा को आप नहीं रोक सके, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? कौन सी दुनिया में बस रहे हैं लोग?
कौन सी दुनिया में बस रहे हैं? नहीं, पर वक्त अब बदल गया है ना। अगर आप कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं, सोसाइटी के बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। Progressive- इतना एग्रेसिवली उसका विरोध करने का रीजन क्या है? प्रोग्रेसिव थॉट्स कौन से हैं? एक ड्राफ्ट आने दीजिए उसका। प्रोग्रेसिव थॉट्स ये है कि कब्रस्तान शमशान की बात होगी। प्रोग्रेसिव थॉट्स ये है कि रमजान दिवाली की बात होगी। अरे आपको जिंदों की फिक्र नहीं है, आप जो मर गए उनकी फिक्र कर रहे हैं। आप जो 150 हिंदुस्तानी मारे गए 500,000 की नोट में, उनकी फिक्र नहीं है। दिवाली रमजान की आप बात करते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आर्टिकल 51A कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। हमारे प्रधानमंत्री मुंबई के हॉस्पिटल में जाकर कह दिए कि हिंदुस्तान में 2000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। आप बताइए कौन सी बात कर रहे हैं वो? ये प्रोग्रेसिविज्म है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि भाई आप जो नफरत के नाम पर करेंगे उसको प्रोग्रेसिव बोल देंगे, और जब हम बोलेंगे भाई ये इंडिया का प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी उसको बचाइए, तो बोलेंगे अरे ये तो आप धक्यानुसी बात कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि आप देश को बांटने वाली बातें करते हैं? कौन सी बांटने वाली? भारत माता की जय बोलने में आपको बड़ा इतराज है? अगर आप बोलेंगे ना सर, मैं आपके साथ ठहरूंगा। मैं कहूंगा कि यकीन आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तुमको यहाँ रहना है तो तुमको बोलना पड़ेगा, मैं बोला नहीं बोलूंगा, मेरी जान ले लो। इसका कोई कानून है क्या? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद फखर से कहता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ, कहता पर रहूंगा। आप याद करिए, राज्यसभा में जावेद साहब ने कितनी मजम्मत की थी आपकी। ठीक है, वो उनका ब्यूटी। उन्होंने आपको गली का नेता बताया था। मैं गली का भी नहीं हूँ, नुक्कड़ का भी नहीं हूँ। मैं वो गलती कर गए, वो तो गलती कर उन्होंने गए। कहा कि आंध्र तेलंगाना के बिल्कुल सही कहा एक उन्होंने। शहर के एक मोहल्ले के नेता हैं आप। बिल्कुल सही है। मैं तो नुक्कड़ का भी नहीं हूँ, मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि लखनऊ आया तो ब्रजेश मिश्रा के सामने आपने मुझे बुलाकर बिठा दिया स्टूडियो में। नुक्कड़ के नेता को आपने बिठाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये बड़े आदमी हैं, वो गाने लिखने वाले हैं। मगर जब वो मेरी तारीफ में मेरी शेरवानी पर जिक्र कर रहे थे, वो ये नहीं देख पाए कि उस कुर्सी सदारा पर जो बैठे हुए थे हामिद अंसारी, वो भी शेरवानी पहनकर बैठे थे। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कि अब तेलंगाना की राजनीति में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों नहीं रही? लोग कहते हैं कि आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ना ना ना, मैंने हर बार कहा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं आएगी। मेरे सर पर जो ताज है ना, वो बादशाहों के सर पर भी नहीं था, वो काफी है मेरे लिए। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मुझे शौक है। हम तेलंगाना में हमारे 7 विधायक हैं, मैं हूँ, हमारी पार्टी का एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात है वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, TRS से। हम लोग डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, काम करवा। कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है तेलंगाना को लेकर, या सिर्फ 7 पर ही संतुष्ट रहना चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स तो एम्बिशन का ही नाम है ना। अगर आप एम्बिशन ना हो तो क्यों आए? अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका एम्बिशन है, मेरा एम्बिशन है। मेरा एम्बिशन ये है कि अपनी पार्टी को मजबूत करूं। मेरा एम्बिशन, सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान की मजलूम अवाम है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, उनके लिए कुछ करूं और करते जाऊं। और जब मर जाऊंगा तो लिखिए मेरे बारे में। को ठगा तो कौम के ही लोगों ने ना। बिल्कुल सही है। घर को आग उत्तर प्रदेश तो इसका उदाहरण है। घर को आग आज भी देखिए, मुल्ला, मौलवी, इमाम, धर्मगुरु, ये सब अपीलें कर रहे हैं। और आप देखिए, आप कितने लाचार हैं कि उनकी मजम्मत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, घर को आग लगी घर के चिराग से। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो बोले। मगर एक बात याद रखिए, अवाम बड़ी होशियार है। लौट कर आएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद? बार बार आएंगे, आप बुलाते रहिए, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। असली मसाइल क्या है, मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों की असली समस्या। एजुकेशन, 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 एजुकेशन। किसी ने ध्यान नहीं दिया? हरगिज नहीं दिया। अगर देते तो आपको मौका मिला तो क्या करेंगे? स्कूल्स खोलेंगे, स्कूल्स खोलने के लिए लड़ेंगे। हमारा विधायक जीत के जाएगा तो लड़ेगा, स्कूल्स खोलो, यूनिवर्सिटीज खोलो। इन जेलों में जो बच्चे सड़ रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो अपनी सजा काट चुके हैं, छोड़ो उनको। ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करो। आप पैट्रोनाइज मत करिए। क्यों इफ्तार की दावत करते हैं हमारी? आप नाटक कर रहे हैं, सर पर टोपी पहन के आगे नाटक कर रहे हैं, बाकायदा इस्लामीकरण करते हैं। वो अच्छा भी लड़ा। छोड़िए ना, रोजा मुझे रहने का है 15 घंटे का। आप आके रोजा मुझे खोलना है, करते मुझे खजूर खिलाओ। अरे मुझे खजूर खोलना है, क्या पानी पीना है, आप आ जाते हैं। तो यही तो परेशानी है ना, हम खुश हो जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अभी सेकुलरिज्म का बाजा हम नहीं बजाएंगे। अभी इनको बजाना पड़ेगा। अब इनको गले में मंच पर खड़ा करके एक बड़ा फूल माला पहना के डब्बा देंगे, मारी डब्बा बाप, 60 साल अब आप मारिए। ऑलराइट, हम उम्मीद करते हैं ओवैसी साहब कि आप उत्तर प्रदेश के दौरे यूं ही लगातार करते रहेंगे और चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के इशूज को उठाते रहेंगे, भले ही आपको सफलता मिले या जिंदगी कोशिश का नाम है। इंशाल्लाह ताला यहाँ नहीं मिली तो इस दुनिया में कामयाबी मिलेगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नेशनल वॉइस के ब्रॉडकास्ट सेंटर में आज आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असदुद्दीन ओवैसी,
वेरी बोल्ड हॉट इंटरव्यू, और मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान का असर